एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 लाख में से 46 महिलाओं के साथ कोई ना कोई गंभीर अपराध का घटित होना पाया गया है। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1 लाख में से 2 महिलाओं के साथ रेप जैसी जघन्य अपराध की घटनाएं भी कारित होना पाई गई हैं। वहीं 0.7 महिलाएं दहेज हत्या का शिकार हो गई हैं। दूसरी तरफ 1 लाख में से 6 महिलाओं ने डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट रिपोर्ट किए हैं। ये तब है जब हम सब जानते हैं कि 85% केसेस जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं वो पुलिस स्टेशन में कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण ये है कि महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनके नागरिक अधिकार क्या हैं और कानून उन्हें कैसे कैसे प्रोटेक्ट करता है, कौन कौन से कानून हैं जो उन्हें संरक्षित करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो महिलाओं को संरक्षित करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस कानून है जो 2013 में आई थी, परंतु उसके बारे में महिलाओं को विशेषकर बहुत कम पता है। इस कानून का नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। 2013 में आए इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट कार्यस्थल पर न हो। किन किन चीज़ों को इस कानून में सेक्सुअल हैरेसमेंट माना है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले, अगर कोई आपको बॉडीली टच करता है, फिजिकली टच करता है या इस तरह के एडवांसेस करता है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। दूसरा, कोई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट या डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर की, तो उसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करने को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। सेक्सुअल कलर्ड से मुराद है कि आप कोई फप्तियाँ कसता है, किसी पोर्नोग्राफिक एलिमेंट को, कोई अश्लील साहित्य या पिक्चर, तस्वीर या वीडियो आपको दिखाता है या फ़ोन पे भेजता है, तो उसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। यहाँ तक कि अगर वो ऐसा कोई कंडक्ट करता है जो इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है, जिसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मान सकते हैं, मुँह बोल के करे, मुँह से करे या अपने कंडक्ट से करे, इन सब चीज़ों को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। किन के साथ हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट? ये सिर्फ महिलाओं के लिए कानून है, इसलिए किसी भी महिला, किसी भी आयु की महिला के साथ हो सकता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट में ही है कि कार्यस्थल पर। तो कार्यस्थल कौन कौन से हो सकते हैं? आपका ऑफिस हो सकता है, आपका ब्रांच ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे महिलाएं काम करने जाती हैं। यहाँ तक कि किसी का घर भी हो सकता है, ड्वेलिंग हाउस भी हो सकता है। इसमें हॉस्पिटल्स, स्कूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ये सारी चीज़ें शामिल हैं जहाँ पे महिलाएं ट्रेनिंग लेने जाती हैं या कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट के काम करने के लिए या सीखने के लिए जाती हैं। इन सब चीज़ों को इस एक्ट में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा में सेक्सुअल हैरेसमेंट किन किन चीज़ों को माना गया है, जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताई कि किन किन चीज़ों को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है, जैसे आपको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है, वर्बल या फिजिकल कंडक्ट उसकी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हैं, या फिर सेक्सुअल फेवर की डिमांड या रिक्वेस्ट करता है या बॉडीली टच करता है, इस तरह के कार्य करता है या करने की कोशिश करता है, वो तो है ही। इसके अलावा यदि आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा प्रभाव में है, वो आपको ये कहता है कि ये प्रॉमिस करता है, ये प्रलोभन देता है कि आपके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, या आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो उसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है। दूसरा ये है कि वो आपके साथ, आपको ये थ्रेट करता है कि आपके साथ अहितकर व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो ठीक नहीं होगा। तीसरा ये वो कह सकता है कि मैं तुम्हारे वर्तमान या भविष्य के एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित कर दूंगा बुरी तरीके से, जिससे तुम कहते हैं ना कि यहाँ भी नौकरी नहीं करने दूंगा और भविष्य में भी नौकरी नहीं करने दूंगा। ऐसी अपमानजनक माहौल बनाता है जिससे आपके सेफ्टी और हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। या इसके अलावा वो एक ऐसा माहौल बनाता है, इस तरह से आपके कार्य में हस्तक्षेप करता है कि आप भयभीत होते हैं, आपको संताप होता है और आपके लिए माहौल जो होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है, प्रतिकूल होता है। ऐसी सब परिस्थितियों में आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट कर सकते हैं। किसको करना है कंप्लेंट? जो पीड़ित महिला है वो इंटरनल कमेटी के पास एक लिखित शिकायत देती है। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, किसी कॉरपोरेट में काम करती है, बड़ी कंपनी में काम करती है तो, अथवा अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो वो लोकल कमेटी को एक लिखित शिकायत देती है जो एडीएम के अंदर में काम करता है। आज हम बात करेंगे कि कॉरपोरेट में अगर महिला कोई काम करती है तो वो कैसे कर सकती है। तो वो एक इंटरनल कमेटी को एक लिखित शिकायत देंगी कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना कारित की है और इससे मैं सेक्सुअली हैरेस हुई हूँ, तो आप इसको चेक करें।
इंटरनल कमेटी क्या करेगी, इंटरनल कमेटी उसको चेक करेगी और चेक करने के बाद यदि उसे लगेगा कि प्राइमा फसाई केस बनता है जिस पे क्रिमिनल कंप्लेंट होनी चाहिए, तो वो पुलिस के पास इस केस को रेफ़र कर देगी और पुलिस उसको आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज करके उस पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। परंतु ये इंटरनल कमेटी जो होती है वो जनरली कोशिश करती है कि एक सेटलमेंट अराइव किया जाए। एक सेटलमेंट अराइव होता है यदि, और उसको पालन करने के लिए वो रिस्पोंडेंट जो होता है वो तैयार हो जाता है, तो इंटरनल कमेटी वो रिपोर्ट बना के एम्प्लॉयर को भेज देती है कि इनमें एक सेटलमेंट अराइज हो गया है और आगे अब हम लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यदि सेटलमेंट नहीं होता है तो इंक्वायरी चलती है। इस इंक्वायरी को 90 दिन के अंदर ख़त्म करना होता है। इस इंक्वायरी को प्रिसाइड करती है एक महिला, जनरली एक महिला प्रिसाइड करती है। 90 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करना होता है और ये इस इंक्वायरी को सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसके पास पावर होते हैं सिविल कोर्ट्स के। वो किसी व्यक्ति को बुला सकती है, उसके अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकती है, उसको एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ, और भी बहुत सारे पावर्स हैं। इसलिए इस कमेटी को सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक कोर्ट ही है, उसके पास कोर्ट्स के पावर हैं। इंक्वायरी में यदि व्यक्ति दोषी साबित होता है तो एक तरफ तो आईपीसी की कार्रवाई के लिए उन्होंने प्राइमा फेसी भेज दी, अगर नहीं भेजी है तो अब भेज सकते हैं जो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, या आप भी करवा सकते हैं। ये दोनों कार्रवाई साथ साथ चल सकती है। आप यदि चाहें तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस के तहत पुलिस के पास भी मुकदमा करवा सकते हैं और ये जो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चलती है वो तो चलेगी। तो इस इंक्वायरी कमेटी एक रिपोर्ट तय करती है, बनाती है और एम्प्लॉयर को भेज देती है अपने रिकमेंडेशंस के साथ कि इस व्यक्ति के साथ ये करना चाहिए। उसके पास आपके सर्विस रूल्स होते हैं, उस हिसाब से एम्प्लॉयर फैसला लेते हैं। इंक्वायरी कमेटी जो है वो आपके कंपनसेशन को भी तय कर सकती है और आपके कंपनसेशन को तय करते समय उसे ये देखना पड़ता है कि आपको मानसिक, इमोशनल कितनी क्षति हुई है आपकी। अगर आपने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो उसको कंसीडर करती है। आगे जिसने ये सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, वो कैसा कितने पैसे कमाता है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करती है। इंस्टॉलमेंट में दे सकता है या एक साथ दे सकता है, इन सब चीज़ों को ये कमेटी कंसीडर करके अपने रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर को भेज देती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो एग्रीव्ड महिला है वो जब तक ये इंक्वायरी चलती है, जिसको 90 दिन के अंदर पूरा करना बाध्यकारी है, उस समय अगर चाहे तो वो एक रिटन रिक्वेस्ट दे सकती है कमेटी को कि इस व्यक्ति का कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो रिस्पोंडेंट है जिसने ये घटना की है इसका कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या वो ये कह सकती है कि मेरा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और क्या हो सकता है, वो कह सकती है कि मुझे 90 दिन तक छुट्टी दे दी जाए। ये छुट्टी जो होगी ये पेड लीव होगा और आपके जो बाकी छुट्टियां होती हैं उससे बाहर होंगी। तो महिलाओं के पास ये अधिकार है कि कार्यस्थल पर यदि उनके साथ इस तरह का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसके साथ क्या क्या आप कर सकते हैं, ये मैंने आज आपको बताया है। अगली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि आईपीसी के प्रोविजंस क्या हैं, कैसे आप पुलिस में केस दर्ज करा सकते हैं, वहाँ महिलाओं के अधिकार क्या हैं। ऐसे कई सारे कानून हैं जो महिलाओं को एम्पावर करती है कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, सशक्त रहें और लड़ती रहें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।